आज की वीडियो में हम साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन का इकाई 4 पढ़ेंगे, जिसका नाम है मार्गदर्शन और परामर्श, इंग्लिश में गाइडेंस एंड काउंसलिंग। तो ये पूरा यूनिट जो है गाइडेंस और काउंसलिंग के ऊपर ही बेस्ड है। तो शुरू करते हैं इसको। पहला जो टॉपिक है वो है मार्गदर्शन यानी कि गाइडेंस। इसकी अवधारणा क्या होती है और प्राथमिक स्तर पर इसकी क्या आवश्यकता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो सबसे पहले मार्गदर्शन होता क्या है, गाइडेंस होती क्या है, ये हम यहाँ पर समझेंगे। मार्गदर्शन एक व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को सहायता या परामर्श प्रदान करने की प्रक्रिया है। मार्गदर्शन प्रदान करना प्रत्येक व्यक्ति का काम नहीं, मतलब कोई भी व्यक्ति जो है गाइडेंस नहीं दे सकता। यह कुशल व परिपक्व व्यक्ति का काम है, जो इस काम में माहिर हो, जिसके पास अनुभव हो, वही ये काम कर सकता है। इसके बाद आती है बात कि मार्गदर्शन व्यक्ति में आत्मनिर्देशन की योग्यता को विकसित करता है। वह उसे अपनी समस्याओं के समाधान करने और अपने जीवन के बोझ को उठाने के लिए स्वतंत्रता तथा आत्मनिर्भरता प्रदान करता है। तो इस तरीके से जब भी कभी कोई व्यक्ति प्रॉब्लम में होता है तो गाइडेंस की मदद से वो प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढता है। मार्गदर्शन किसी भी आयु के व्यक्ति को दिया जा सकता है, चाहे छोटा बच्चा ही क्यों ना हो या बड़ा वयस्क हो या कोई वृद्ध ही क्यों ना हो, क्योंकि प्रॉब्लम्स लाइफ के हर स्टेज में आती है। तो गाइडेंस की आवश्यकता किसी को भी पड़ सकती है। अब यहाँ पर हम एक बार डेफिनेशन देख लेंगे, जिससे और भी क्लियर हो जाएगा गाइडेंस। जोन्स की डेफिनेशन है यहाँ पे कि मार्गदर्शन एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को विकल्प चुनने, समायोजन करने और अपनी समस्याओं का समाधान करने में दी गई सहायता होती है। तो यहाँ से भी क्लियर हो गया कि गाइडेंस क्या होती है। अब है कि प्राथमिक स्तर पर गाइडेंस या इसकी आवश्यकता क्यों है मार्गदर्शन की प्राइमरी लेवल पर। तो पहला क्या है कि अधिगम व शिक्षा संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए, व्यवहार संबंधी समस्याओं के निराकरण के लिए, बच्चों में जो व्यवहार की कमियां आ जाती हैं या व्यवहार में गलत चीज़ें जाती हैं, उसके लिए मार्गदर्शन जरूरी होता है। अपने आप से तथा वातावरण से समायोजन करने के लिए मार्गदर्शन कई बार देना पड़ता है प्राइमरी लेवल पर। वैयक्तिक एवं सामूहिक समस्याओं के समाधान हेतु विशिष्ट बालकों की विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी गाइडेंस दिया जाता है। अब है गाइडेंस के क्षेत्र यानी कि एरियाज क्या क्या है गाइडेंस का, ये देख लेते हैं। तो सबसे पहला आता है शैक्षिक मार्गदर्शन। शैक्षिक यानी एजुकेशनल गाइडेंस की बात करेंगे हम सबसे पहले। क्या होता है एजुकेशनल गाइडेंस? विद्यार्थी को स्कूल, पाठ्यक्रम, कोर्स आदि चुनने तथा स्कूली जीवन में समायोजित होने में दी जाने वाली सहायता शिक्षा संबंधी मार्गदर्शन कहलाती है। ये भी जोन्स की डेफिनेशन है, जिससे क्लियर हो गया कि शैक्षिक मार्गदर्शन वो होगा जिसमें पढ़ाई से रिलेटेड बच्चे को हम गाइडेंस देते हैं। कई बार बच्चा जो होता है अपने एजुकेशनल लाइफ में कन्फ्यूज होता है, उसको गाइडेंस की ज़रूरत होती है, तो फिर यहाँ पर दिया जाएगा। इसकी ज़रूरत क्यों होती है? ताकि वो शिक्षा में अपव्यय तथा अवरोध रोकने हेतु, क्योंकि एजुकेशनल गाइडेंस से क्या होता है, काफ़ी मदद मिलती है बच्चों को, और एजुकेशनल जितना भी अपव्यय होता है या रुकावटें होती हैं वो कम हो जाती हैं। शिक्षा के उद्देश्य और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, शिक्षा संबंधी ठीक चुनाव करने के लिए कि बच्चा क्या सब्जेक्ट ले, किस में आगे बढ़े, उसका टैलेंट कई बार उसको खुद नहीं पता होता, जो गाइडेंस के बाद समझ में आता है। उचित शैक्षणिक समायोजन यानी कि कोऑपरेशन करने में भी उसको सहायता मिलती है। अब आई बात कि ये जो गाइडेंस है ये दी कैसे जाए, कैसे प्रदान की जाए। तो कोई भी गाइडेंस हो, तीन स्टेजेस होते हैं उसको देने के लिए। पहला, सूचना या प्रदत्त एकत्रित करना यानी कलेक्टिंग ऑफ इंफॉर्मेशन डाटा। किसी भी बच्चे को क्या प्रॉब्लम है, क्या कन्फ्यूज़न है, किसके रिगार्डिंग गाइडेंस देना है, पहले हमें वो डाटा लेना होगा। कि मान लीजिए किसी बच्चे को बताना है कि वो साइंस ले, आर्ट्स ले या कॉमर्स, तो सबसे पहले हम डाटा एनालाइज करेंगे कि उसके पहले मार्क्स कैसे हैं, वो पढ़ने में कैसा है, किस सब्जेक्ट में अच्छा कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन हम पहले कलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसी के आधार पर मार्गदर्शन देंगे, हम गाइडेंस दे देंगे। उसके बाद अनुसरणात्मक कार्यक्रम। अब गाइडेंस देने के बाद छोड़ नहीं देना, फॉलो अप प्रोग्राम। हमें बार बार ये पता भी करते रहना है कि जो प्रोग्रामिंग हमने की है वो ठीक से फॉलो हो रही है और वो ठीक है या नहीं। तो ये तीनों स्टेजेस होते हैं किसी भी तरह की गाइडेंस देने के लिए। तो आगे भी जिस टाइप की गाइडेंस आएगी उसमें भी जो स्टेजेस होंगे वो सेम ही होंगे। तो जो नेक्स्ट गाइडेंस है वो है वोकेशनल
वोकेशनल गाइडेंस यानी व्यावसायिक मार्गदर्शन, ये क्या होता है? किसी भी व्यक्ति को व्यवसाय चुनने, उसके लिए तैयार करने, उसमें प्रवेश करने और प्रगति करने में सहायता प्रदान करने की प्रक्रिया व्यावसायिक मार्गदर्शन होती है। यानी वोकेशनल लाइफ से रिलेटेड है ये। अब ये जो डेफिनेशन मैंने दी है, ये नेशनल वोकेशनल गाइडेंस एसोसिएशन, यूएसए, ये अमेरिका वाला नहीं है, ये मतलब ये इसका शॉर्ट फॉर्म नहीं है, वहाँ से वहाँ पर ये कोई एसोसिएशन है नेशनल, तो इन्होंने ही इस गाइडेंस की परिभाषा भी दी है और ये गाइडेंस भी देते हैं। ये जो एसोसिएशन है वहाँ पर ये गाइडेंस का ही काम करते हैं यूएसए में, अदर स्कूल्स में, या फिर बच्चों को जो ट्रेनिंग पर होते हैं या जिनमें कुछ खास टैलेंट होता है तो उसको पहचानने में, निखारने में। तो इसकी आवश्यकता क्या है? जैसे अभी एजुकेशनल वाले की आवश्यकता थी, इसकी भी आवश्यकता है। क्या है? पहला, तमाम व्यवसायों की जानकारी, ताकि बच्चे को पता हो कि हाँ भाई ये व्यवसाय उपलब्ध हैं। उसके बाद उपस्थित रोजगारों की जानकारी कि क्या क्या उपलब्ध हैं, उपस्थित रोजगार आज के समय में कौन कौन से हैं। अपनी क्षमता के अनुसार व्यवसाय चुनने में, उचित निर्णय और सहायता लेने में, तैयारी में सहायता भी गाइडेंस जो है वो करता है। नेक्स्ट आता है आपका व्यक्तिगत तथा सामाजिक मार्गदर्शन। तो इस प्रकार का जो मार्गदर्शन है ये सहायता है जो व्यक्ति के जीवन के सभी क्षेत्रों से संबंधित और व्यवहार के विकास में बेहतर समायोजन के लिए प्रदान की जाती है। ये क्रो की परिभाषा यहाँ पर दी गई है। अब दोनों को देख लेते हैं कि व्यक्ति जो मार्गदर्शन की टेक्निक्स और सामूहिक मार्गदर्शन की टेक्निक्स कौन कौन सी हैं, किस तरीके से हम व्यक्तिगत मार्गदर्शन देंगे और किस तरीके से सामाजिक या फिर सामूहिक। तो व्यक्तिगत के लिए हम क्या करेंगे? व्यक्तिगत संपर्क करेंगे, इंडिविजुअली मिलेंगे जिसको गाइडेंस देनी है। फिर सूचना सेवा, या तो हम उससे सूचना लेंगे। फिर प्रश्न पिटारी तकनीक, हम यहाँ पर क्वेश्चनर भी तैयार कर सकते हैं गाइडेंस के लिए। स्वतंत्र अभिव्यक्ति तकनीक यूज कर सकते हैं। निरीक्षण या फिर प्रगति मूल्यांकन भी हम यहाँ पर कर सकते हैं। ये तो हो रही इंडिविजुअल गाइडेंस की बात। लेकिन अगर एक ग्रुप को गाइडेंस करना हो तो सबसे पहले यथास्थिति से परिचित कराना कि स्थिति क्या है, किस बिहाफ पे हमें गाइडेंस देना है, किस चीज़ के रिगार्डिंग देना है, ये चीज़ पता करना। फिर व्याख्यान देना, हम लेक्चर दे सकते हैं, व्याख्यान दे सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं चीज़ों को, जैसे किसी सेमिनार में करते हैं। उसके बाद समूह चर्चा का आयोजन हो सकता है, पैनल चर्चा का आयोजन, क्योंकि इससे एक बार में कई लोगों को, पूरे समूह को इवन गाइडेंस दिया जा सकता है। अभिनय तकनीक, कई बार ना अभिनय, एक्टिंग वगैरह से भी गाइडेंस कई टाइप की ज़्यादा लोगों को एक साथ दी जा सकती है। जैसे कोई नाटक कर दिया, नुक्कड़ नाटक, किसी भी तरह का प्रदर्शन जो है हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। आगे चलिए, नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा परामर्श। परामर्श यानी इंग्लिश में इसके लिए वर्ड है काउंसलिंग। इसका अर्थ क्या है, मार्गदर्शन क्या है और परामर्श में अंतर क्या है? अभी तक तो हमें लगता था कि काउंसलिंग और गाइडेंस दोनों ही सेम चीज़ें हैं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। हालांकि कुछ हद तक सेम भी है, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो जान लीजिए, क्योंकि ये सिलेबस के अंदर है तो क्वेश्चन भी आने के चांसेस हैं। अब परामर्श जो है वो अंग्रेजी शब्द काउंसलिंग से बना है, जिसका अर्थ होता है राय, सलाह या सुझाव देना। व्यवहारिक प्रक्रिया जिससे कम से कम दो व्यक्ति, अभी ये जो काउंसलिंग है ना, यहाँ पर कम से कम दो व्यक्ति होने चाहिए, एक परामर्श लेने वाला और एक परामर्श देने वाला। बीच में मधुर संबंध होना चाहिए दोनों के बीच में, जिनकी आपसी दूर विश्वास, समझ और एक दूसरे के प्रति वचनबद्धता एवं निष्ठा से बंधी हो। क्योंकि हम जिससे काउंसलिंग ले रहे हैं, हमारा उस पर पूरा विश्वास होना चाहिए, ताकि हम विश्वास कर सके कि वो हमें सही काउंसलिंग दे रहा है, और वो उसको भी विश्वास होना चाहिए और वो सही हमें काउंसलिंग दे सके। आगे क्या होता है भाई काउंसलिंग में? इसमें प्रत्यक्ष संपर्क होता है, प्रत्यक्ष होता है, डायरेक्ट हम उस संपर्क में, हमें गाइडेंस में तो नहीं पता, हम किसी से भी ले सकते हैं, किसी नाटक से, किसी भी चीज़ से, लेकिन यहाँ पर सीधा संपर्क होता है काउंसलिंग में। सहायता जिससे स्वयं ही अपनी समस्या का हल कर सके, ये ऐसी सहायता है कि काउंसलिंग मिल जाती है, उसके बाद हम खुद अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढते हैं। रोजर्स ने यहाँ पर डेफिनेशन दी है काउंसलिंग की कि परामर्श किसी व्यक्ति के साथ लगातार प्रत्यक्ष संपर्क की वह कड़ी है, मतलब डायरेक्ट हम जुड़े रहते हैं, जिसका उद्देश्य व्यक्ति को उसकी अभिवृत्तियों तथा व्यवहार में परिवर्तन लाने में सहायता प्रदान करता है। अब आते हैं आगे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर वो है मार्गदर्शन और परामर्श में अंतर। आप ये देख लें कि जो परामर्श है वो काउंसलिंग है, इंग्लिश का वर्ड, और मार्गदर्शन गाइडेंस। तो परामर्श, इसमें बहुत ही लिटिल डिफरेंस है, तो ध्यान से पढ़ेंगे।
परामर्श क्या होता है, व्यक्ति स्तर पर ही संपन्न हो सकता है। जो काउंसलिंग हम किसी एक व्यक्ति को देकर छोड़ सकते हैं, लेकिन जो मार्गदर्शन वो व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों हो सकते हैं। ठीक है। उसके बाद परामर्श जो है वो दोनों का आमने सामने होना जरूरी है, लेकिन यहाँ पर खास जरूरी नहीं है। परामर्श में क्या होता है, अधिक कुशल और निष्ठावान होना चाहिए जो परामर्श देने वाला है, लेकिन अगर मार्गदर्शन की बात करें तो इसकी तुलना में थोड़ा कम कुशल निष्ठावान चल जाएगा, बस एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद परामर्श में जो गोपनीयता होती है, जबकि मार्गदर्शन में इसकी आवश्यकता नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, अब जब आपने डिफरेंसेस तो पढ़ लिए, लेकिन जब आप इसका कंक्लूजन लिखेंगे इस आंसर में, निष्कर्ष, तो आप किसी भी एक तरफ झुककर नहीं लिखेंगे। आपको दोनों को ही विस्तृत अर्थों में समान जो है एक स्थिति में लाकर रखना है कि दोनों ही जरूरी होती हैं। मतलब विस्तृत रूप से देखें तो इनमें कोई अंतर नहीं है, दोनों ही जो होती है प्रॉब्लम्स को सॉल्यूट करने में यहाँ पर सहायता प्रदान करती है। तो इस तरीके से आप कंक्लूड करेंगे अपना आंसर। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है परामर्श तकनीक, यानी काउंसलिंग की टेक्निक्स कौन कौन सी, निदेशनात्मक, अनिदेशनात्मक और समन्वित। तो सबसे पहले हम निदेशात्मक कर लेते हैं। सॉरी, मैंने निदेशनात्मक लिख दिया यहाँ पे, ये निदेशात्मक है, यानी डायरेक्टिव काउंसलिंग। डायरेक्टिव काउंसलिंग क्या होती है पहले ये देख लेते हैं। हाँ, तो ये जो डायरेक्टिव काउंसलिंग होती है ये परामर्शदाता केंद्रित होती है, यानी जो परामर्श देने वाला है, काउंसलर है, उसके ऊपर सेंटर्ड होता है ये। इसमें परामर्श लेने वाले की इच्छा अनिच्छा, रुचि अरुचि तथा शक्ति योग्यता आदि का ध्यान रखकर परामर्श संबंधी योजनाएं तैयार नहीं की जाती। मतलब यहाँ पर काउंसलिंग जिसको मिल रही है उसको सेंटर में नहीं रखा जा रहा, बल्कि जो परामर्श दे रहा है वो सेंटर में है। उसकी चीज़ें यहाँ पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। उसके बाद परामर्शदाता को इस प्रकार के परामर्श देने में बहुत ही अधिक सक्रिय और सजग रहना पड़ता है। बिल्कुल, क्योंकि परामर्शदाता ही यहाँ पर इम्पॉर्टेंट व्यक्ति है ना, तो उसको ज़्यादा सक्रिय रहना पड़ता है। परामर्शदाता को इस तरह का अनुभव और प्रशिक्षण प्राप्त रहता है कि वह परामर्श लेने वालों की समस्या की तह तक आसानी से पहुंचे। मतलब बिल्कुल A1 हमें चाहिए यहाँ पर काउंसलर, क्योंकि ये डायरेक्टिव हमारी काउंसलिंग हो रही है यहाँ पे। नेक्स्ट जो हमारा अनिदेशात्मक यानी नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग, इसमें परामर्शदाता केंद्रित नहीं होता, बल्कि ये परामर्श ग्राही केंद्रित होता है। मतलब जिसको लेना है परामर्श वो सेंटर में होता है। परामर्श तभी अच्छे से होगा जब परामर्श लेने वाले की आवश्यकता, रुचियाँ, शक्ति और योग्यताओं को ध्यान में रख दिया जाए। बिल्कुल, जिसको काउंसलिंग दी जा रही है हमें उसकी आवश्यकताएं, रुचि, ये सब ध्यान में रखनी चाहिए। ये जो निदेशात्मक परामर्श है ये इस पर बल देता है। इस प्रकार के परामर्श द्वारा परामर्श लेने वाले को सक्रिय भूमिका निभाने का पर्याप्त अवसर मिलता है। ऊपर वाले में क्या था, परामर्श देने वाला सक्रिय था, अभी परामर्श लेने वाला सक्रिय हो गया है। नेक्स्ट जो है कि इस प्रकार का परामर्श व्यक्ति के आत्मनिर्भरता, स्वनिदेशन तथा आत्मचेतना और विकास के उपयुक्त मार्ग पर चलना सिखाता है। तो दोनों तरह के बता दिए मैंने, डायरेक्टिव, इनडायरेक्टिव। अब देखिए आपको कौन सा अच्छा, मतलब ज़्यादा ठीक लग रहा है, क्योंकि क्वेश्चन में ना ऐसे भी आता है पेपर में कि दोनों को डिफाइन करें और फिर बताएं कि कौन सा परामर्श ज़्यादा बेहतर है। तो वहाँ पर आपको ये चीज़ भी लिखनी पड़ सकती है। नेक्स्ट जो है हमारा समन्वित दृष्टिकोण युक्त परामर्श, यानी कि इलेक्ट्रिक काउंसलिंग। इसमें क्या होता है कि आवश्यकता अनुसार तथा परिस्थिति अनुसार परामर्श दिया जाता है। इस दृष्टि से कभी भी किसी परामर्श प्रणाली या मत पर टिकना ठीक नहीं है। अब ये क्या है, बीच का रास्ता। यहाँ पर जो उचित लगेगा जिस सिचुएशन में हम वो करेंगे। मान लीजिए कि परामर्श लेने वाला उस स्थिति में है ही नहीं कि वो कुछ बोले, तो यहाँ पर जो परामर्श देने वाला है वो अपनी इच्छा अनुसार कुछ बातें उसको बोलकर फिर बुलवाने की कोशिश करेगा। परामर्शदाता और परामर्शग्राही दोनों को ही यहाँ पर आवश्यकता अनुसार महत्व दिया जाता है, यानी दोनों ही सक्रिय रहते हैं। मैंने कहा ना, बीच का रास्ता भी यहाँ पर मिल गया हमें इलेक्ट्रिक काउंसलिंग में। परामर्शदाता द्वारा अन्य व्यक्तियों से उचित सहयोग प्राप्त करना। यहाँ पर जो काउंसलर है वो अन्य व्यक्तियों को भी प्रयोग कर सकता है काउंसलिंग देने के लिए अगर ज़रूरत पड़ती है। मतलब ये बहुत ही लचीली तकनीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा ये है विद्यार्थी अभिलेखों की उचित व्यवस्था। अब विद्यार्थी अभिलेख में दो टाइप के आएंगे आपके, एक आएगा क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड यानी संचित अभिलेख। तो सबसे पहले इसी को देख लेते हैं। ये क्या होता है, ये किसी भी विद्यार्थी के उस संपूर्ण, स्थायी और गोपनीय अभिलेख या शैक्षिक इतिहास से होता है जो उसकी सर्वांगीण अभिवृद्धि तथा विकास का संचित और व्यापक ब्यौरा प्रस्तुत करने में पूरी तरह समर्थ होता है। यानी एक तरह से उसकी पूरी हिस्ट्री जो एजुकेशनल है
जिसमें उसके विद्यार्थी जीवन के शुरू होने से लेके अंत तक के सभी पक्षों को शामिल किया जाता है। तो ये हो गया उसका संचित, नाम से ही समझ आ रहा है कि संचित है, संभाल कर आ गया है। अब इसको कैसे मेंटेन करके रखा जाए? कार्ड, फाइल, लिफाफा बढ़िया होना चाहिए, उचित प्रारूप का चुनाव करें। कार्ड चाहिए, फाइल चाहिए, लिफाफा किस तरीके से रखना है, लिखाई उसमें एंट्रीज प्रॉपर होनी चाहिए, पूर्ण जानकारी हो, निरीक्षण हो और फिर उचित स्थान पर उसको रखा जाए। तो इस तरीके से इस संचित रिकॉर्ड को मेंटेन किया जाए। नेक्स्ट है उपाख्यानात्मक या कथात्मक अभिलेख यानी एनेक्डोटल रिकॉर्ड। ये क्या होता है? इसमें विद्यार्थी विशेष के किसी एक समय तथा स्थान पर अवलोकन की गई व्यवहार क्रियाओं को एक छोटी कहानी या वृत्तांत के रूप में लिखकर प्रस्तुत किया जाए। यानी छोटे से वाक्य को यहाँ पर लिखा जाता है, ना कि पूरी हिस्ट्री। अब इसको कैसे हम करेंगे मेंटेन कि ये प्रत्येक कथन में दिनांक लिखना जरूरी है, क्योंकि एनेक्डोटल रिकॉर्ड होता ही टाइम के अनुसार है। तो हमें यही ना पता हो किस टाइम पे लिखा गया है तो पता ही नहीं चलेगा, फिर इसका जो है मूल रूप ही नहीं रहेगा। बालक की आयु का ध्यान रखा जाए कि किस आयु में ये जो है लिखा गया और किस समय पर लिखा गया, तभी वो उपयोगी सिद्ध होगा। उसके बाद उद्देश्यों की स्थापना की किस उद्देश्य से जो है ये लिखा गया है, मूल्यांकन में सहायक होगा और साफ लिखाई यहाँ भी होनी चाहिए। आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बालकों की व्यवहारात्मक समस्याएं, बिहेवियर प्रॉब्लम ऑफ चिल्ड्रन। अब कौन कौन सी प्रॉब्लम होती है पहले हम वो जानेंगे, उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि उन प्रॉब्लम के रीज़न क्या है, कारण क्या है और निदान यानी उपचार क्या है, हम कैसे उसको दूर करेंगे। तो सबसे पहले जो व्यवहारात्मक समस्याएं होती हैं वो क्या होती हैं? समस्यात्मक व्यवहार से हमारा तात्पर्य किसी व्यक्ति, बालक भी हो सकता है और बड़ा भी, कि उस अति असामान्य व्यवहार से होता है जो अपने तथा दूसरे के लिए पहेली और समस्या बनकर गंभीर कठिनाइयां खड़ी कर देती हैं। जिसमें पहला जो व्यवहार है वो है आक्रामकता यानी अग्रेशन। ये क्या होता है कि परिस्थितियों का मुकाबला करने की बजाय जो इंसान है वो आक्रामक हो जाता है। इसके लक्षण क्या है? छोटों को मारना, पीटना, मतलब खुद से जो छोटे हैं, जिद करना, अंदर से परेशान रहना। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा है वो है आतंकित या प्रताड़ित करना, जिसे इंग्लिश में बुलिंग कहते हैं। इसमें क्या होता है? ऐसे बालक जो अपने से छोटे या कमजोर बालकों को डरा धमकाकर आतंकित करने और अन्य प्रकार से प्रताड़ित करने का काम करते हैं। अब वो शारीरिक प्रताड़ना, मारपीट करेंगे, शाब्दिक यानी गालियां दे सकते हैं, लिखित या ऑनलाइन भी आजकल प्रताड़ना इस तरीके के बच्चे कर रहे हैं, ये देखने में आ रहा है। अब नेक्स्ट जो तरीका है वो नशीले पदार्थों की लत या व्यसन कहते हैं हम इसको, सब्सटेंस अब्यूज और ड्रग एडिक्शन। वही टीनेज में खासकर जो बच्चे होते हैं एडिक्ट हो जाते हैं, नशीले पदार्थों की लत लग जाती है उनको, फिर वो उनके बिना रह नहीं पाते। एक और प्रॉब्लम है भगोड़ापन कहते हैं जिसको, ट्रुएंसी। और ये क्या होता है कि विद्यालय की कक्षा या कार्यक्रम जितने भी विद्यालय से रिलेटेड है से बिना अनुमति लिए ही बच्चा एब्सेंट रहता है, दूर रहता है, जैसे क्लास बंद करना या स्कूल ही बंद कर देना, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आती हैं। नेक्स्ट देखिए बाल या किशोर अपराध। इस उम्र में क्या कर देते हैं बच्चे की अपराध भी कई तरीके के करने लग जाते हैं, तो उसे रहता है डेलिक्वेंसी। अब ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं हमने ऊपर पांचों पढ़ी, ये आपके सिलेबस में है। इनके रीज़न क्या है? तो अगर देखा जाए कुल मिलाकर तो सबके सेम ही रीज़न है, और उपाय की बात करेंगे तो फिर इसका उल्टा हम क्या कर देंगे, इस उपाय बना देंगे। तो रीज़न क्या है? वंशानुक्रम हो सकता है, बौद्धिक कारण हो सकता है कि उनकी मानसिक स्थिति ठीक ना हो, वातावरण और मित्र मंडली ऐसी हो जो उनको ऐसा करने के लिए उकसाती हो, पारिवारिक वातावरण अच्छा ना हो, फैमिली में ही लोग गालियाँ यूज़ कर रहे हो तो फिर बच्चा भी सीखता है। और उचित शिक्षण विधि, जब उसको टीचिंग में या फिर पढ़ने में मज़ा ही नहीं आएगा तो वो वैसे ही बंद करेगा क्लास। फिर बालक के प्रति व्यवहार, अगर टीचर अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा बच्चे के साथ या घर पे अच्छा व्यवहार नहीं हो रहा तो फिर वो इन पांचों में से किसी भी चीज़ का शिकार हो सकता है। अब बात करें उपाय की, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें हम क्या करेंगे, इसको उल्टा कर देंगे। उचित वातावरण प्रदान करें, रुचिकर शिक्षण विधियाँ हो ताकि बच्चा क्लास में बैठे इंजॉय करे स्टडी को। उचित व्यवहार अपनाना चाहिए टीचर्स को भी और पेरेंट्स को भी और भी जितने उनके आसपास हैं। उचित मार्गदर्शन गाइडेंस मिले, समय पर शिक्षा प्रदान की जाए बच्चे को। परिवार, विद्यालय और शिक्षक की उचित भूमिका यहाँ पर होनी चाहिए। आगे चलिए, नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है ये में भी प्राथमिक स्तर पर आवश्यक मार्गदर्शन सेवाओं का आयोजन, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मिनिमम गाइडेंस सर्विस एट एलिमेंट्री लेवल। यानी एलिमेंट्री लेवल पर हम बच्चों को गाइडेंस
क्यों दें और कैसे दें। अब क्यों दें ये तो हम ऊपर ही पढ़ चुके हैं, कैसे देना है, क्या क्या तरीके हैं। सबसे पहला क्या तरीका है कि एक विशेष शिक्षक सत्र में बारी बारी से यह कार्य करें, यानी एक टीचर को ही हम हायर कर ले इस काम के लिए जो इसमें निपुण हो, और वो एक सत्र के दौरान कई बार बच्चों को गाइडेंस दे। और क्या करें, साथ ही साथ जो क्लास टीचर होते हैं वो भी कक्षा के अंदर भी बच्चों को गाइडेंस देते रहें। फिर विद्यालय में कमरा या स्थान होना चाहिए जहाँ पर मार्गदर्शन हेतु उपयुक्त चीज़ें हों, क्योंकि किसी पर्सनल बच्चे को प्रॉब्लम में तुम क्लास के अंदर उसको गाइडेंस नहीं दे सकते। फिर अच्छा सा रूम, ठीक ठाक वहाँ पे फर्नीचर होना चाहिए ताकि बच्चे के अंदर पॉजिटिविटी आए। ऐसी जगह पर ले जाकर बच्चे को, ताकि उसको लगे कि उसकी प्राइवेसी का ध्यान रखा जा रहा है। फिर विद्यालय की समय सारणी में मार्गदर्शन हेतु भी स्थान होना चाहिए। जो टाइम टेबल है वो सिर्फ ऐसा नहीं होना चाहिए कि अनुशासन से, कड़ाई से पालन किया जाए, उसमें गाइडेंस के लिए भी जगह होनी चाहिए। फिर कक्षा में प्रत्येक बच्चे पर ध्यान। किसी भी बच्चे का व्यवहार जो अगर हमें क्लास में लगे कि कोई भी बच्चा जो पहले ऐसा नहीं था और अब ऐसा हो रहा है, तो तुरंत वहाँ पर हमें एज अ टीचर ध्यान देना चाहिए। अच्छी आदत, कार्य, व्यवहार आदि के लिए हमेशा ही बच्चों को सामूहिक रूप से पूरी क्लास को ही प्रेरित करते रहना चाहिए, चाहे वो मॉर्निंग असेंबली हो, कोई प्रोग्राम हो, सेमिनार हो, या क्लासरूम ही नॉर्मल क्यों ना हो। तो ये आपका यूनिट 4 था, थोड़ा बड़ा था। ये सारे टॉपिक्स मैंने यहाँ पर कंक्लूड करने की कोशिश की है, और आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आ गई।